हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे ये इमेज है वो लिव वाइगोत्स्की की है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा अब तक हुई है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा। यहाँ पे मैंने जो ZPD स्कैफोल्डिंग यानी जो ढांचा निर्माण है, यहाँ पे बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, वो दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। तो काफ़ी ईजी तरह से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आप पूरा वीडियो को देखिए लास्ट तक, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। और मैं ये आशा करती हूँ कि फिर कभी भूल नहीं पाएंगे आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत को। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया है, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लिव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जानते हैं वाइगोत्स्की के बारे में कुछ। लिव वाइगोत्स्की सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ के थे ये। सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। और इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम था सिमानोविच लिव वाइगोत्स्की। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनका फुल नेम कभी दे दिया जाए, या किसी भी तरह से ऑप्शन में पूछ लेते हैं ये किसका नेम है। तो ये सिमानोविच लिव वाइगोत्स्की इनका फुल नेम था, और ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी जैसे पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था कि जो ज्ञान है उसका निर्माण बच्चे खुद करते हैं। जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनके संज्ञानात्मक ज्ञान का निर्माण होता जाता है। तो वाइगोत्स्की भी ये मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो एकाकी नहीं हो सकता, मतलब इसमें सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं, और भाषा को भी इन्होंने महत्व दिया। उन्होंने कहा जो सामाजिक संस्कृति है, समाज में बच्चा जो सीखता है, और जो भाषा है, दोनों ही महत्वपूर्ण है उनके संज्ञानात्मक विकास में। क्योंकि बच्चा कुछ भी अकेले एकदम नहीं सीख सकता, तो उसे वयस्कों की सहायता लेनी पड़ती है। जो भी कुछ सीखता है वो उसे दूसरे की सहायता से ही सीखता है। इसमें समाज के जो कारक हैं उनकी मदद से सीखता है। तो इन्होंने इसे एकाकी विकास नहीं माना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, तो ये वाइगोत्स्की का है। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये भी इनका ही सिद्धांत है। तो ये दोनों नेम याद रखिएगा आप। वाइगोत्स्की सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं तथा शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो वाइगोत्स्की, उन्होंने कहा कि बच्चे जो भी सीखते हैं उसमें सामाजिक कारक की भी भूमिका है, भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और शिक्षक व वयस्क यानी बच्चे जो कुछ सीखते हैं तो अपने से बड़े यानी उनसे जो ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं, चाहे वो उनके शिक्षक हो सकते हैं, उनके घर के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या पास पड़ोस के कोई भी हो सकता है, उससे सीखता है। बच्चा कुछ भी पूछता है तो वो अपने से बड़े से ही पूछता है। उसे सीखने की जो लालसा होती है वो यही होती है कि वो उससे अधिक ज्ञानवान है तो वो उसे अच्छे से सिखा सकते हैं। तो इनकी भूमिका को भी वो स्वीकारते हैं। इन्होंने भाषा की कुछ अवस्थाएं बताई, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। पहली जो अवस्था है सहज अवस्था यानी नेटिव स्टेज। इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से सीखता है। इसमें कोई चिंता नहीं करता है ये कि वह क्यों कर रहा है।
इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो प्ले स्कूल के बच्चों के बारे में हम बात कर सकते हैं। एनसी क्लास के जो बच्चे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं तो जब वो कुछ सीखते हैं, कोई भी वर्ड उन्हें सिखाया जाता है तो उन्हें ये टेंशन नहीं होती है कि हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या टीचर मुझसे सुनेगी, या मुझे एग्ज़ाम में इस तरह से करना है, या सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है। वो आराम से सीखते हैं, उन्हें कोई आगे की टेंशन नहीं होती है, और वो चित्र का प्रयोग करके अधिक सीख सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो भी प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी जो किताबें होती हैं तो उनमें चित्र ज़्यादा होते हैं। कोई भी एक भी वर्ड उन्हें सिखाया जाता है तो उससे रिलेटेड चित्र ज़रूर बना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे चित्र की सहायता से इजीली सीख सकते हैं। तो ये थी सहज अवस्था यानी नेटिव स्टेज। नेक्स्ट है अहम केंद्रित अवस्था, ईगोसेंट्रिक स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं। बच्चे जो सीखते हैं उसे दोहराने लगते हैं अपने आप से, और वो सोचते हैं हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। थर्ड है आंतरिक भाषण यानी इनर स्पीच। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। मतलब इस अवस्था में क्या है, बच्चा चिंतन करने लगता है। इसमें सृजनात्मकता भी आ जाती है, इसमें सृजनात्मक चिंतन भी करने लगता है कि कोई भी काम है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे। अलग अलग बिंदुओं पे सोच के एक काम को करने की कोशिश करता है। चीज़ों को इकट्ठा भी करने लगता है इस चीज़ों में कि ये चीज़ उसके काम की होगी, काफ़ी कलेक्ट करके रखने लगता है सामान को। और चिंतन यानी मूर्त चिंतन भी हो सकता है इसमें, और चीज़ों को देख के भी ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। आंतरिक भाषण यानी थर्ड स्टेज में बच्चा सृजनात्मक चिंतन करने लगता है, चीज़ों को इकट्ठा करके उनके बारे में अलग अलग सोचने लगता है, और चीज़ों को देख के मूर्त या अमूर्त चिंतन भी उसके अंदर करना स्टार्ट हो जाता है। वो मतलब सोचने लगता है बच्चे ये चीज़ें कैसे हैं और किस तरह से मैं इन्हें सॉल्व करूं। कोई भी क्वेश्चन उसके सामने आता है तो अलग अलग बिंदुओं पे सोच के उसे करने की कोशिश करता है। तो ये थी भाषा की अवस्था। आगे हम चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जेड-पी-टी वाइगोत्स्की का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी ना किसी तरह से घुमा के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पे भी। वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहाँ वे बिना किसी की मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं, उससे अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जहाँ वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जेड-पी-डी कहते हैं, कहा। एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है इसकी, आप ध्यान से ज़रा पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे जेड-पी-डी क्या होता है। कि वाइगोत्स्की ने कहा कि जो बच्चे का विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, वो अंतर्वैयक्तिक होता है। मतलब उसकी बच्चा जैसे धीरे धीरे परिपक्व होता जाता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। और उन्होंने कहा कि सामाजिक परिस्थितियों, क्योंकि उन्होंने समाज को काफ़ी महत्वपूर्ण माना बच्चे के विकास के लिए, तो सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहाँ वे बिना किसी की मदद से स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं। बच्चा कोई कार्य कर रहा है, वहाँ पे उसने कोई काम करना स्टार्ट किया और कुछ हद तक उसने इतना कार्य कर लिया कि वहाँ पे उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि वो वहाँ अटक जाता है, जाके वो नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे उसे किसी की सहायता लेनी पड़ती है, किसी न किसी वयस्क की सहायता लेनी पड़ती है, चाहे वो उसका टीचर हो, चाहे उसका घर का कोई मेंबर हो, चाहे वो पास पड़ोस का हो। तो उस दोनों के बीच का जो अंतर है कि एक तो बच्चे ने काम करना शुरू किया, कुछ हद तक वो पहुँच गया, उसके बाद वो अटक गया वहाँ पे आके, फिर कोई वयस्क आया, उसने उसकी सहायता की। तो जो उन दोनों के बीच का अंतर है उसे जेड-पी-डी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर की सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए एक बच्चा है यहाँ पे, ये यहाँ तक उसने अपना जो काम है वो खुद कर लिया है, कोई समस्या समाधान करने के लिए दिया गया है या कोई क्वेश्चन उसे दिया गया है,
यहाँ तक तो वो खुद पहुँच गया है, अब उसे पहुँचना है यहाँ तक, लेकिन अब क्या हुआ, इस स्टेज पे आके रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ पाया, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। तो उसे अब किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो एक वयस्क उसकी हेल्प कर रहा है, ये तो टीचर हो सकता है, उसका भाई बहन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो उससे अधिक ज्ञानवान हो। यहाँ पे बच्चा जो सीखना पसंद करता है तो वो उससे अधिक ज्ञानवान हो, तो वो उसकी हेल्प कर रहा है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, काम पूरा करने के लिए। तो बच्चा जब इस स्टेज पे आके यहाँ पे रुक गया कुछ देर के लिए, एक वयस्क आया, उसने उसकी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो जो रुक गया था वो यहाँ पर और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने उसकी हेल्प की थी, तो जो इसके बीच का जो अंतर है ये वाला, इसी को हम क्या कहेंगे, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक बच्चा है, उससे कुछ डाइस वगैरह दे सकते हैं या कोई गेम दिया गया है, उसे लगाना है, तो ठीक है, उसमें कुछ हद तक तो उसने लगा लिया, सही से क्रम में लगाने को दिया गया है कि बेटा आपको ये क्रम में लगाना है, तो कुछ चीज़ें तो उसने क्रम में लगा ली यहाँ तक। अब वो यहाँ पे आके अटक गया, अब वो कर ही नहीं पा रहा, पहुँचना था उसे यहाँ तक, अब यहाँ पे आके रुक गया, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे करूँ। तो क्या हुआ, एक वयस्क आया, वो उसकी हेल्प करता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये जो बीच का अंतर है यही क्या कहलाएगा, ZPD की। यहाँ पे आके जो वो रुक गया था, इतना तो उसने खुद से कर लिया था, लेकिन अब उसे यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, किसी की, बिना किसी की हेल्प के नहीं कर सकता था, तो किसी वयस्क ने उसकी हेल्प की, उससे अधिक ज्ञानवान व्यक्ति ने उसकी हेल्प की, तब वो यहाँ तक पहुँचा। तो इसका जो बीच का जो अंतर रहा, काम को पूरा करने का जो यहाँ पे अंतर रहा, उसी को कहा गया ZPD। आई होप आप समझ गए होंगे कि बच्चा कुछ काम करता है तो कुछ तो उसने खुद से कर लिया, लेकिन यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया बिना किसी हेल्प की, तो जो व्यक्ति ने उसकी हेल्प की, तो इसके बीच के जो अंतर जो रहा कुछ टाइम के लिए, उसे हम कहेंगे ZPD, क्योंकि वो यहाँ पर रुक गया था, उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तब कोई वयस्क आया, तब उसने उसकी हेल्प की, तब वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसके बीच का जो अंतर रहा वो कहा जाता है ZPD। आगे है इसके फोल्डिंग यानी ढांचा निर्माण, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसका तात्पर्य है छात्रों को सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाले समर्थन से है। ये समर्थन संकेत के रूप में याद दिलाने वाले उपायों से समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या कुछ ऐसा करना जिससे बच्चों को अपने आप या स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका मिल सके। और ये क्या है, इस प्रकार की जो शिक्षण की प्रक्रिया है ये नए कौशल सीखने के लिए उपयोगी है। इसमें शुरू में अधिक समर्थन दिया जाता है और बाद में क्या है, फिर इसे धीरे दिया जाता है। तो इसके फोल्डिंग के बारे में बात करें हम, तो क्या है कि बच्चा कुछ सीख रहा है, तो उसको वो समस्या जो हमने एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर उसे कई भागों में डिवाइड करके अलग अलग दे दें, इससे भी वो इजी तरह से समझ जाएगा। कोई पहले इसे सॉल्व कर लेगा, फिर इसे सॉल्व कर लेगा, फिर इस तरह से सॉल्व करके धीरे धीरे उसे कर लेगा। और इसमें हम बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका देते हैं। इसके फोल्डिंग में बच्चा खुद से सोचता है, अलग अलग पॉइंट पे सोचता है और अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है कुछ भी करने में। और हम उसकी सहायता, जो वयस्क उसकी सहायता कर रहा है, हम उसकी सहायता कर रहे हैं बच्चे के सीखने में, तो उसे कुछ संकेत दे देते हैं कि उसकी सहायता से भी वो सीख सकते हैं। उसे याद दिलाने के लिए समस्या को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इसके फोल्डिंग का निर्माण होता है, यानी ढांचा निर्माण। और ये जो प्रक्रिया है वो शिक्षण निर्माण यानी बच्चे को कुछ नया सिखाने के लिए ज़्यादा उपयोगी। जैसे यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, एक पिक्चर मैंने यहाँ दी है कि टीचर बच्चों को कुछ सिखा रही है। तो स्टार्टिंग में टीचर क्या करती है कि भाई बच्चे को कहती है बेटा पुट योर फिंगर, अपनी फिंगर पुट करके पढ़ो, कि चैप्टर नंबर ये ओपन करो, पेज नंबर जो भी है उसे बताती है, बच्चों को सिखाती है कि ये टॉपिक है, तो पहले उन्हें फिंगर रखना उन्हें सिखाती है। फिर क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे खुद से सीख जाते हैं कि जब भी टीचर बोलेगी बेटा पेज नंबर 10 ओपन करो, तो बच्चे ओपन करेंगे, खुद से फिंगर रख लेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी आदत में आ जाता है। पहले स्टार्टिंग में उसने सिखाया 1 बार 2 बार 3 बार, फिर धीरे धीरे वो उनसे क्या कहती है, वो खुद से उसे सीखने लगते हैं, वो उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। बच्चे इसमें क्या होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में सहायता दी जाती है और बाद में धीरे धीरे कम कर दी जाती है, फिर बच्चे खुद से सीखने लगते हैं। किसमें, ढांचा निर्माण यानी जो इसके फोल्डिंग है। इसमें सीधी सिंपल बात है, जैसे बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं,
तो स्टार्टिंग में बच्चे को साइकिल चलाना नहीं आ रही है, तो स्टार्टिंग में उसे पकड़ के सिखाते हैं, उसे बेटा बैठो इस पर, इस तरह से हैंडल पकड़ो, इस तरह से आगे देखना है, तो उस तरह से उन्हें बताते हैं। पकड़ते हैं साइकिल, बच्चे धीरे धीरे चलाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से उन्हें हेल्प दी जाती है। फिर क्या करते हैं वो उनके रूटीन में आ जाती है, उन्हें पता है कि मुझे इस तरह से बैठना है, इस तरह से हैंडल पकड़ना है, ऐसे देखना है, चलाना है। फिर वो सीखने लगते हैं, फिर वो जो सहायता उन्हें दी जा रही थी वो धीरे धीरे कम हो जाती है वहाँ पे, फिर उन्हें वो सहायता देना बंद हो जाता है एक टाइम पे आके, और फिर बच्चे स्वतंत्र रूप से उसे सीखते रहते हैं। और जो ZPD है उसमें क्या है, बच्चा सीखना तो खुद से शुरू करता है, लेकिन जब रुकता है लास्ट स्टेज में आके तब सहायता दी जाती है। यानी ZPD में बाद में सहायता दी जाती है, और जो ढांचा निर्माण है इसमें स्टार्टिंग में सहायता दी जाती है और बाद में हटा दी जाती है। और ZPD में बच्चे को स्टार्टिंग से खुद करता है, बाद में आके जब उसे प्रॉब्लम होती है तब वहाँ पे उसे सहायता दी जाती है लास्ट स्टेज तक पहुँचने के लिए। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में ज़रूर आया होगा। तो ये थी मेरी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।